नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। 5 अरब देशों सहित मालदीव और लीबिया की अंतरिम सरकार ने बीती 5 जून को कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया जैसे गल्फ देशों ने कतर के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। इन देशों का आरोप है कि कतर इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे संगठनों का समर्थन करता है। संकट का न केवल कतर और उसके नागरिक बल्कि पश्चिमी एशिया एवं पश्चिम देशों के हितों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि गल्फ देशों द्वारा कतर से रिश्ता तोड़ने का भारत पर क्या असर पड़ेगा और इससे कतर में रहने वाले भारतीय कितने प्रभावित होंगे। आज लोकमंच में हम बात करेंगे कतर और अरब देशों के विवाद के बीच भारत के कतर के साथ रिश्तों की। कतर और अरब देशों के बीच विवाद हाल के सालों में पैदा हुआ बड़ा राजनीतिक संकट है। भारत की बात की जाए तो कतर और अरब देशों से भारत के संबंध बेहतर हैं और संतुलित हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की यात्रा की थी और इससे पहले 2015 में कतर के शेख अब्दुल बिन नसीर भारत के दौरे पर आए थे। इससे पहले 2008 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कतर का दौरा किया था। रियातों के इसी मेल मिलाप के चलते कतर और अरब देशों के बीच के विवाद पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद सती हुई और संतुलित टिप्पणी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों पर असर का आकलन किया जा रहा है। हालांकि ये भारत के लिए कोई चुनौती नहीं है, यह खाड़ी देशों का आंतरिक मामला है। लेकिन इसके बावजूद कतर और खाड़ी देशों के टकराव के चलते जो स्थिति बन रही है, उसके चलते यह सवाल उठ रहा है कि खाड़ी देशों द्वारा कतर से रिश्ता तोड़ने का भारत पर क्या असर पड़ेगा और इससे कतर में रहने वाले भारतीय कितने प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि कतर में करीब 6 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं। यह संख्या कतर के मूल लोगों से अधिक है। विदेश की यात्रा करने वाले भारतीयों के बीच कतर एयरवेज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पिछले साल भारत आने जाने वाले यात्रियों को ढोने के लिहाज से कतर एयरवेज 6ठे स्थान पर रहा था। 2016 में 21 लाख से अधिक लोग कतर एयरवेज से भारत आए गए थे। इनमें 80% लोगों ने दोहा के रास्ते यात्रा की थी। कतर एयरवेज भारत के सभी महानगरों समेत कुल 13 शहरों के लिए उड़ानें संचालित करता है। दोहा रूट बदलने से भारतीय यात्रियों पर बड़ा असर होगा, खासकर अभी जब गर्मियों का समय है। इसके अलावा भारत हर साल 85 लाख टन गैस कतर से खरीदता है। भारत कतर से LNG खरीदने वाला जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। कतर और भारत के बीच 9 अरब डॉलर का व्यापार है और इसी वजह से कतर भारत का 19वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला देश है। साल 2014-15 में भारत ने कतर में 1.5 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। वहीं साल 2014 के मार्च में भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T को कतर में सड़क निर्माण के लिए 2.1 बिलियन कतरी रियाल का प्रोजेक्ट मिला था। साथ ही L&T को कतर रेलवे ने दोहा मेट्रो नेटवर्क के लिए रेल लाइन के डिजाइन और निर्माण के लिए 740 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। L&T के अलावा कई भारतीय कंपनियां खासकर निर्माण और बुनियादी ढांचे में और IT फील्ड में काम कर रही हैं। खाड़ी में उभरा तनाव क्या भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है? खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों के रोजगार पर इसका क्या असर पड़ सकता है और इस स्थिति में भारत के सामने कूटनीतिक तालमेल बैठाने की भी चुनौती होगी। खाड़ी के देशों के बीच के इस की जड़ में आतंकवाद भी है। ये वह पहलू हैं जो भारत से भी जुड़े हुए हैं। इन पहलुओं को समझना जरूरी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी। यूसुफ जी, आपका बहुत स्वागत है। पूर्व राजदूत दिनकर श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और पूर्व राजदूत सुरेश गोयल जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कतर और खाड़ी के देशों के इस टकराव और विवाद पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्या कहा। हमारे लिए इस स्थिति से कोई चैलेंज उभर कर नहीं आया। ये GCCI का आंतरिक मामला है, पहले भी कई बार हो चुका है। जहां तक हमारा सवाल है, इसमें केवल हमें चिंता है तो इतनी है कि हमारा कोई भारतीय तो इसमें नहीं फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी है जाने पे। अगर कोई भी भारतीय रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे। तो खाड़ी देशों के टकराव और विवाद पर आप सुन रहे थे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को। सुरेश गोयल जी, ये कितना बड़ा संकट है? जी, मेरा ख्याल है कि इस संकट का पूरा आकलन करना तो बहुत जल्दबाजी होगी इस समय पर। अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन अगर अटकल लगाने वाली ही बात है तो मैं ये कहूँगा कि इस एम्बार्गो या जो रोक लगाई है, उस रोक में जो ये खाड़ी के 5 देश हैं और या मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जैसे इजिप्ट, उन्होंने कतार से
सभी तरह के आवागमन पर रोक लगा दी है। जी पोर्ट के ऊपर भी एम्बार्गो लग चुका है ये। इसका मतलब ये है कि कतार से ना तो कोई शिपमेंट आ पाएगी, ना कोई एयर सर्विस चल पाएगी, ना कोई रोड के माध्यम से कुछ आ पाएगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी एक है भारतीयों के अलावा, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि अभी जैसे, और आपकी जो एनालिसिस ने भी कहा था कि हमारी जो गैस LNG, हम जापान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो ये हमारा जो गैस आती है कतार से, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो ये गैस हमारे लिए आती रहेगी या नहीं आती रहेगी, ये एक बहुत जरूरी चीज है। ये कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनकी जो उन्होंने पहले इस तरह के एक्सपोर्ट्स के लिए कमिटमेंट कर रखी हैं वो आ पाएंगी या नहीं पाएंगी, ये बाद में पता लगेगा। दूसरी चीज ये है कि कतार से हमारे यहाँ अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू काफी लो लेवल रहे हैं, लेकिन कतार से जो खास तौर पर मोदी सरकार के आने के बाद से एक काफी बड़ा कदम उठाया गया था कि कतार से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ तक चल पाएगी, ये भी सोचना जरूरी होगा। ये तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमको भारतीयों की समस्या के अलावा जो हमारी ऊर्जा सिक्योरिटी है, भारतीयों के ऊपर जो असर पड़ रहा है, या हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हम मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा आकलन करना होगा। लेकिन आकलन करने के लिए अभी थोड़ी जल्दबाजी है, देखना पड़ेगा हमको। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जो कतार में संकट आया है, इससे खाली कतार का संकट नहीं होगा। गल्फ काउंसिल के जो बाकी देश भी जो जुड़े हुए हैं उनसे, उनकी पूरी ओपीईसी है, ऑयल का माध्यम है, वो एक दूसरे से अलग हो नहीं पाते हैं। ये इससे पहले भी हो चुके हैं। तो देखते हैं कि इनका जो अभी ये रूठा रूठी चल रही है, देखते हैं कब तक चलती है ये। ठीक। दिनकर जी, आप तो लीबिया और ईरान वगैरह जैसे देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। ये खाड़ी देशों का जो आपसी विवाद और टकराव का जो स्थिति उभर के सामने आई है, दुनिया के संदर्भ में खासतौर से अगर मैं इन देशों की बात करूं और भारत के संदर्भ में, कितना बड़ा संकट है या नहीं है? मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं कि जो इन 3 या 5 मुल्कों ने कतर के साथ निर्णय किया है कि अपने जल, थल और वायु सीमा के पार कोई भी आवागमन नहीं करेंगे, ये सिर्फ उन देशों और कतर के बीच की ट्रैफिक को इफेक्ट करता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि कतर से जो तीसरे मुल्कों के बीच में जो भी आवागमन है या निर्यात या आयात है, उसको वो रोकने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। इसके मतलब कि जो हमारे लिए या जो तीसरे मुल्क हैं जो कतर से LNG खरीद रहे हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। और अभी तक की जो खबर है, कतर से गैस का इंपोर्ट, आयात UAE करता है, जो सऊदी अरेबिया के इस निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी कतर से गैस आयात कर रहे हैं। तो इसके मतलब कि कोई इमीडिएट इसमें कोई बहुत बड़ा संकट नहीं दिख रहा है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा है। दूसरी चीज है कि कतर का तेल का प्रोडक्शन काफी कम है, 1 मिलियन बैरल से भी कम है। तो ओपेक में कतर के, एक तो कोई भी एम्बार्गो नहीं है कतर के तेल के निर्यात की, लेकिन इन एनी केस क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना कम है, इसलिए तेल के बाज़ार पे इस पे कोई ख़ास असर नहीं होगा। रही बात गैस के बाज़ार पे, तो जैसा मैंने कहा LNG एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कतर से करने पे अभी भी कोई भी पाबंदी नहीं है। और वो रास लफ़ान उनका LNG टर्मिनल है, हिंदुस्तान में रास लफ़ान से डायरेक्टली आता है दहेज। और जो जहाज़ भी हैं वो या तो कतर के हैं या पेट्रोनेट ने चार्टर किए हैं और तीसरे मुल्कों से, तो उस पर भी कोई संबंध नहीं होगा, असर होगा। रही जो तीसरे मुल्कों बाकी दुनिया की बात है, यही बातें मोटे तौर पे लागू होंगी कि तेल के बाज़ार पे ज़्यादा असर नहीं है, गैस के बाज़ार पे कितना असर होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी चूंकि कोई भी एम्बार्गो उनके गैस के निर्यात पे नहीं है, इसलिए वो भी नहीं होना चाहिए। और आज कोई ऐसा ख़ास गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हिंदुस्तान की जो गैस आती है कतर से, हमारा आयात पूरी दुनिया से करीब 19 मिलियन टन होता है साल में, उसमें से करीब 10 मिलियन टन हम लेते हैं कतर से। और उस 10 मिलियन टन में से करीब 8.5 मिलियन टन जो है वो लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के समझौते के हिसाब से होता है, जिसमें प्राइस भी फिक्स्ड है लंबे अरसे के हिसाब से। तो सिर्फ
उस बचता है 1 मिलियन टन जो स्पॉट के प्राइस से होता है। तो अगर कहीं ये संकट अगर कहीं आगे बढ़ा तो सिर्फ वो जो 1 मिलियन टन जो रफली हमारा मतलब 10% से भी कम हुआ 5%, उस पर शायद कुछ असर पड़े, लेकिन इस समय कोई असर नहीं है। जी यूसुफ, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो खाड़ी देशों का विवाद है, टकराव है, क्या अभी सतही ये चीजें हैं या कुछ आपको लगता है कि गंभीर स्थिति हो सकती है? देखिए, अभी तक तो बहुत ही शुरुआती दौर है जी। और इस तरह की तनातनी वहाँ आपस में होती रहती है हर 2-3 साल के बाद। अब 2014 में भी सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने कतर के खिलाफ इसी तरह की बात कही थी और वो संकट भी लगभग 7-8 महीने चला था। अपने राजनयिक उन्होंने वापस बुला लिए थे और 8 महीने बाद फिर राजनयिक उन्होंने वापस भेजे संबंधी। तो अभी शुरू में तो ये नज़र आ रहा है कि चूंकि ईरान के साथ कतर की नज़दीकी बढ़ रही है और ईरान और सऊदी अरब के बीच एक तनातनी है, शिया सुन्नी उसको फैक्टर को लेकर के, तो उसको अगर सऊदी अरब को लगता है कि कतर अगर ईरान की तरफ जाता है और ये है हमारे पाले में, तो वो उसे अपनी तरह साथ के रखना चाहता है। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, जैसे कि अभी श्रीवास्तव जी ने भी बताया कि व्यापार हमारा किस तरह से होता है, तो उसको देख करके तो अभी संकट नज़र नहीं आता। लेकिन वहाँ दूसरी जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्कफोर्स वहाँ भारत का काम करता है और उसमें भारत के सभी हिस्सों से लोग वहाँ पर हैं और उन परिवारों का चूल्हा वहाँ के मजदूरी से चलता है। उन पर अगर संकट आता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात होगी। ये हमारे लोग अगर वहाँ फंसते हैं, वहाँ पर एक चीज़ और भी पिछले 2-3 साल से, क्योंकि हमारे भी कई परिचित वहाँ पर काम कर चुके हैं और कई लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि साहब जो इंडिया के वर्कफोर्स वहाँ पर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ के ही हैं वहाँ पर, तो उनके सैलरी स्ट्रक्चर में बाकी के सैलरी स्ट्रक्चर में फ़र्क है। जो एक कतर का अगर आप डेटा उठा करके देखें तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा कतर के लोगों की है, $1,12,000-29,000 के आसपास है सालाना, जबकि जो बाहर से कामगार जाते हैं उनकी आमदनी बहुत कम है। तो अगर वो उस पर अगर असर पड़ता है तो ये हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात होगी, क्योंकि उतने लोगों को वापस यहाँ पर आना और फिर उनको यहाँ रोजगार में सेटलमेंट देना, ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए खत्म हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसको अभी वेट एंड, इंडिया की जो पोजीशन अभी तो वेट एंड वॉच वाली है, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं, दो तरफा रिलेशंस, वो सिर्फ कतर के साथ ही नहीं बल्कि सबसे सारे अरब देशों के साथ है। तो किसी एक वजह से वो दो तरफा रिलेशन हमारे लिए तो बहुत ही फूक के कदम रखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर इतनी सी जैसे कि बातें आ रही हैं कि भाई कतर के अमीर जो हैं तमीम बिन हम्माद, उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को फ़ोन किया बधाई देने के लिए कि दोबारा चुना गया, तो इसी बात पर अरब नाराज़ हो गया। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर वो हमसे भी अगर नाराज़ हो जाए तो फिर कहाँ कैसे मामला चलेगा। तो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी में बहुत फूक के कदम रखे जाने की ज़रूरत अभी है। जैसा कि सुषमा जी कह रही थी कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है और हमें कोई ऐसा लंबा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी अभी तक तो जो हालात हैं, और देखिए जितने लोगों ने रिलेशंस ख़त्म किए हैं उनके साथ कुछ और भी क्या गैंगअप होंगे अभी, या उनमें से कोई बैकट्रैक करेगा, ये अभी देखना होगा थोड़ा सा। जी सुरेश जी, जिस तरफ यूसुफ जी ने संकेत किया कि जो भारत के लोग कतर में हैं, संकट उनके सामने जाते हैं। अगर हम ये भी माने कि हमारे सामने, देश के सामने सीधे नहीं है, लेकिन जो देशवासी कतर में रहते हैं, क्योंकि जैसा मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं और जैसा जानकारी आती है कि 80% चीज़ों पर कतर जो है वो इन अरब देशों पर निर्भर है। तो ये क्या संकट वहाँ जो भारतीय रहती है उनके सामने कितना बड़ा है? देखिए, इतना तो जरूर असर पड़ेगा कि अभी ये एम्बार्गो लगने के बाद में, अब जैसे कि हमारी ज़्यादातर वर्कफोर्स जो वहाँ पर है, जो 6 लाख हिंदुस्तानी हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड फुटबॉल होना था, उसके लिए जो तैयारी चल रही है उस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर में वो उनको कम मिलता है तो एक अट्रैक्शन होती है। लेकिन ये एम्बार्गो लगने के बाद में ये जो प्रोजेक्ट चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? अगर असर पड़ता है तो उसमें से क्या जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी छटनी शुरू होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगी? इसके अलावा मैं कहीं पढ़ रहा था कि कतार जो है फूड खाने के लिए भी सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट पर निर्भर है। 80% खाना वहाँ पर, वो अगर खाना बंद हो जाएगा तो शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। मुझको नहीं लगता कि कतार देश पर से उसमें हमारे जो भारतीय लोगों पर कोई बंधन लगाए कुछ करेगा। लेकिन अगर कतार के जो प्रोजेक्ट्स भी वो धीरे धीमे हो जाएंगे, खाने की दिक्कतें हो जाएंगी, तो ऐसा संभव है कि भारतीय वहाँ से छोड़ करके आने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन अगर छोड़ने के लिए आने के लिए मजबूर होते भी हैं, कि जैसा हमारे विदेश मंत्री ने कहा इससे पहले भी ऐसे संकट आ चुके हैं, तो उनको वहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जरूर है कि उनका जो चौकी चूल्हा चलता है उस पर असर पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म असर पड़ता है, उसके बाद में कहना कि उनका काम हो जाता है वो। तो अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आज एक दिन है ये,
अभी बहुत कुछ कहना जो है इसके बारे में जल्दबाजी होगा। बहुत जल्दबाजी है ये। जी जी दिनकर जी, क्या लगता है आपको कि हमारे देश पे तो शायद उतना असर ना हो जैसा आप संकेत कर रहे हैं, लेकिन जो कतर में लोग रहते हैं वो किसी तरह प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, जो हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं संकट, ये संकट नहीं समस्या है। जी। समस्या है क्योंकि जो अभी उनका खाने की सामग्री, जो जैसा गोयल साहब बता रहे थे, जो वहाँ पे आयात होता है वो ज़मीन के थल के सीमा के माध्यम से सऊदी अरेबिया से आता है, करीब उसमें आधा। मगर तीसरे देशों से आयात निर्यात में कोई भी रुकावट नहीं है। जी। इन मुल्कों ने जिन्होंने उनके साथ ये अपने संबंध काटे, वो भी नहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कतर पैसे वाला मुल्क है, वो कहीं और से खरीद सकते हैं जी। उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आने की है। तो संकट नहीं आएगा ना हिंदुस्तानियों के लिए ना वहाँ के लोगों के लिए। ये ज़रूर है कि फाइनेंशियल मार्केट्स उस पर असर आएगा, वो शायद ऑलरेडी आ गया है। मतलब कतर का स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें कतर में बेचैनी देखी जा रही है, लोग सामान इकट्ठा करने लग गए हैं, इस तरह की वहाँ की सरकार खुद ही कह रही है। जी जी, जी। मगर उसको ज़्यादा महत्व मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पैसा इतना है और छोटी जनसंख्या है जी। और सारे रास्ते खुले हुए हैं सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई के। यूएई से तो आ भी नहीं रहा था और यूएई खुद इन पे निर्भर है गैस के लिए। जी। तो अभी कोई इतना ही बड़ा संकट नहीं है। जी। सुषमा स्वराज जी ने एक बात और महत्वपूर्ण कही और उन्होंने ये कह के इससे दूर एक तरह से भारत को रखने की कोशिश की कि ये खाड़ी देशों का अपना आंतरिक मामला है। जी। ये कूटनीतिक जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये उन्होंने बहुत सही बात कही है। ये तो जीसीसी का गठन इसीलिए हुआ था कि वो जो वहाँ के जो रीजनल इश्यूज हैं और जो उनके इंटरनल इश्यूज हैं वो खुद अपना वो संभालें। और इस समय भी एक मीडिएशन एफर्ट हो रहा है। कुवैत के अमीर जा रहे हैं रियाद आज जी बात करने, मतलब माध्यमता अपना मीडिएशन एफर्ट। तो हो सकता है कि कोई इसका समाधान निकल आए। जी। यूसुफ जी, जो भारत का पक्ष इसमें रहा है, ये आंतरिक मामला खाड़ी देशों का कह के उसने खुद को इससे दूर रखा है, शायद इसलिए कि भारत के जो संबंध हैं वो सभी से बेहतर हैं, संतुलित हैं। जी हाँ, असल में अरबों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो तो प्राचीन काल से हैं और वो अच्छे संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, सांस्कृतिक भी रहे हैं, सामाजिक भी रहे हैं। और वो इतने संबंधों की मजबूती एक अलग तरह की है, गर्मजोशी उसके अंदर है। अब देखिए कि पिछली साल जब प्रधानमंत्री वहाँ गए थे सऊदी अरब में, तो सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है अब्दुल अजीज़ के नाम पे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। बाहर के देशों के बहुत कम लोगों को दिया जाता है। और उसके बाद ही वो कतर भी गए थे और कतर से भी एक साल पहले 2015 में यहाँ पर उनके कतर के अमीर यहाँ पर आए थे। तो भारत ऐसी पोजीशन में नहीं चाहेगा कि किसी एक का पक्ष लेकर या कोई बात अपनी तरफ से कहकर, क्योंकि अच्छा ये सारी समस्या उनकी समस्या है, इसमें भारत कहीं आता नहीं है। अगर सऊदी अरब का यह आरोप है कतर पर कि भाई वो उसके कुछ प्रांतों में जो आतंकवादी समूह है वो काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये कतर और सऊदी अरब का आपस का मामला है। जी। तो भारत नहीं चाहेगा उसके अंदर किसी तरह उसको घसीटा जाए। हाँ, अगर उस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई भारतीय पाया जाता है, कुछ होता है। असल में दिक्कत क्या है कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है जी उसके खिलाफ पूरे गल्फ में एक तरह से एक अलग तरह का गुस्सा है और उसको एक डर है। जब से अरब में क्रांति हुई है, मिस्र में, ट्यूनीशिया में और कई और जगहों पे जो हुई है, उसके बाद सऊदी अरब को लगातार ये खतरा लगा हुआ है कि हमारे यहाँ भी इस तरह की क्रांति हो सकती है। तो इसलिए वो बहुत फूंक के कदम रखता है। उसे लगता है कि अगर हमारे यहाँ कुछ आएगा, एक बार अगर सऊदी अरब में इस तरह की क्रांति हो गई तो क्या हाल होगा पूरे गल्फ का, उसका अंदाजा ला सकते हैं। 2 राजनयिक आपके पास बैठे हैं, वहाँ उन्होंने काम किया है, ये उस हालात को अच्छी समझ सकते हैं। बिल्कुल, खाड़ी देशों। जी। तो उसकी वजह से और भारत के जो संबंध है सऊदी अरब से, वो भी अच्छा, सऊदी अरब भारत से भी संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो इसलिए भारत का जो हमारा स्टैंड है कि हम अभी दूर से चीज़ों को देख रहे हैं और अभी हमारा कोई एक रुख लेने का वक्त नहीं आया है और ना ही संकट या समस्या जो भी अभी है, अभी वो उसकी
एकदम शुरुआत है, और वो किस करवट जाएगा, कितना लंबा खींचेगा, इसको भी कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कितने हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाए। या कुवैत ने जो इनिशिएटिव लिया है कि बीच में बात करें, वो तमीम जो अमीर है कतर के, वो राष्ट्र का नाम संबोधित करने वाले थे, उन्होंने रोक दिया कि नहीं अभी रुक जाइए, बात कर लेते हैं। तो हो सकता है कि इस मीडिएशन से 2-4 दिन में मामला सुलझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। समस्या ऐसी है कि इस वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत सहित दुनिया के तमाम देश हैं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद चर्चा अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि खाड़ी के देशों के कतर से रिश्ते समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया एवं पश्चिमी देशों में हलचल मची हुई है। कई महत्वपूर्ण पहलू हैं इसके, उन्हें भी समझेंगे। देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात कर रहे हैं कतर और अरब देशों के विवाद के बीच भारत के कतर के साथ रिश्तों की। कहा जा रहा है कि इस विवाद टकराव से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई में इजाफा हो सकता है। खाड़ी में उभरा तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका असर खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों के रोजगार पर पड़ सकता है, क्योंकि खाड़ी के देशों में सबसे ज्यादा भारतीय कामगार हैं। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 26 लाख और सऊदी अरब में करीब 30 लाख कामगार हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। अगर खाड़ी के देशों में तनाव बढ़ता है तो भारतीय कामगारों पर असर पड़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खाड़ी देशों में इस तरह के माहौल का निर्माण हुआ है। दिनकर जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल में अरब देशों की यात्रा पर गए थे। उनके जाते ही ये विवाद खड़ा हो गया। यूसुफ साहब कह रहे थे रमजान का मौसम चल रहा है, समय चल रहा है रमजान का, और ये विवाद कुछ तो होगा इसकी जड़ में। ये अचानक क्यों उभरा विवाद? ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। ना ही इसको अमेरिकन राष्ट्रपति की यात्रा से जोड़ा जा सकता है जी। अमेरिकन राष्ट्रपति जब सऊदी अरेबिया में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, एक भाषण दिया था जी। उसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया के अलावा यूएई और कतर की तारीफ की थी। तो उससे जुड़ना तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा जी। हालांकि ये ज़रूर है कि ये बड़ी अजीब चीज़ है। जो कारण बताए जा रहे हैं, ये कारण बहुत सालों से थे जी। अब वो उसकी एकदम से अचानक क्या हो गया, उसका एक बताया जा रहा है कि उन्होंने एक अमीर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ईरान के पक्ष में कुछ कह दिया और ईरान के पक्ष में कुछ कह दिया। वो उनका कहना है कि ये बयान जो था ये सही नहीं है और ये हैकिंग हुई है। तो जब तक इस बात का खुलासा ना हो जाए कि सत्य क्या है, इतनी जल्दी दोनों तरफ से मेरे ख्याल से तनाव बढ़ने की कोई बड़ा कारण तो नहीं हो समझा जा सकता है जी। सुरेश जी, जो बात अलकायदा की, इस्लामिक स्टेट की, अरब देश करके कतर को बैन लगा रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, उससे किनारे कर रहे हैं उसको, ये सब मुद्दे तो पहले भी थे। अचानक ऐसा क्या हो रहा है या क्या घट रहा है इन देशों में कि ये जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है? जी देखिए, ऐसा है कि कम से कम मोटे तौर पर जो अभी श्रीवास्तव साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल है ये अंदाजा लगाना कि क्या वजह रही होगी, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन अगर हम देखें मोटे तौर पर जिन देशों ने बैन लगाया है उनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता है कि उसका ये टेररिज्म से, आतंकवाद से कहीं ना कहीं कोई उनका तार नहीं जुड़ा हो। सब तरह की अटकलें पहले लगती रही हैं, कतार की भी लगती रही हैं, सऊदी अरेबिया की भी लगती रही है, हर एक की लगती रही है। ये तो आतंकवाद से जो कहते हैं वो इतना बड़ा कारण मैं नहीं मानता हूं कि वो कारण रहा होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड और हमस ये पहले से भी रहे हैं, अभी भी रहे हैं। ये तो अभी ये एक कारण उभर कर नजर आए तो थोड़ी सी बात ये अटपटी सी लगती है। ये ईरान एक कारण हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो एक पॉलिटिकल रिवैलरी है, द्वंद्व है, ये काफी पहले से चला आ रहा है और लगता नहीं कभी ये खत्म होने वाला है। और अब जो है, अब ये सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा अब खास तौर पर लगना शुरू हुआ है कि जो पहले ओबामा के टाइम पर ईरान से उनके संबंध सुधर रहे थे, शायद उसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा, क्योंकि ट्रंप ने ये इशारा साफ कर दिया है कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसे पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, लेकिन वो ईरान के ऊपर इतने मेहरबान नहीं होंगे जितने ओबामा साहब थे। तो सऊदी अरेबिया को शायद ये एक अंदाजा लगना शुरू हो गया है कि अब दोबारा ईरान के ऊपर उसके
उठने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। जी। हो सकता है तो एक वजह वो रही हो, लेकिन जो भी वजह रही हो, जी इतनी बात मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ना ही कतार ना ही बाकी देश भी इस झगड़े को ज्यादा लंबे तक अरसे तक चलाने के लिए तत्पर होंगे, जी। क्योंकि दोनों को ही अपना नुकसान नजर उसमें आएगा। तो मुझे इतना पक्का विश्वास है कि जैसे कुवैत के अमीर गए हैं मध्यस्थता करने के लिए या बातचीत करने के लिए, जो भी है उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलना होगा। जी जी। यूसुफ साहब, आप कैसे इस पूरी कूटनीतिक सियासत को देख रहे हैं? मैं कहूँ खाड़ी देशों की, डोनाल्ड ट्रंप सऊदी जाते हैं, उसके बाद तब जब ये कहा जाता है कि कतर में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य एक बेस भी वहां पर है, वो इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं, तब इनका ये कदम उठाना सऊदी अरब सहित इन अरब देशों का, ये बड़ा क्या कहीं ना कहीं क्या अमेरिकी जो राजनीति है इस समय, अमेरिकी कूटनीति है, वो कहीं ना कहीं कुछ भूमिका निभा रही है इसमें? देखिए, कॉमन लोगों में हमारे देश में जो जिनको इसकी चिंता होती है, जो नज़र रखते हैं, एक कॉमन थिंकिंग तो ये है कि कहीं ना किसी रूप में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे उसमें है, कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन वो क्या है क्या नहीं है, इसकी जो खुलासा होगा ये कुछ दिन इसमें लगेगा आने में, क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन हुआ है। एक तरफ रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, रमज़ान का महीना बहुत पवित्र माना जाता है मुसलमानों में, और पूरा अरब एक तरह से मुस्लिम बहुल है, और रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों की पाबंदियाँ होती है। उसी रमज़ान में अब इन्होंने ये शुरू कर दिया कि भाई हम पाबंदी लगा रहे हैं, लोगों के आने जाने पे पाबंदी हो गई है। अब ये चेतावनी भी नहीं कि साहब आपने हवाई यात्रा रोक दी गई है एकदम, सड़क मार्ग से संपर्क खत्म कर दिया गया है, तो इससे लोगों की दिक्कतें तो बढ़ेंगी। तो ये एक समझना बड़ा मुश्किल में आने वाली बात है, थोड़ा सा समझना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो भी सही तरह से नहीं आ रहा है। जो अल जजीरा चैनल है उसको सऊदी अरब ने तुरंत रोक दिया था जब ये बात सामने आई थी कि साहब कतर के अमीर ने कोई ऐसी टिप्पणी की है ईरान के खिलाफ, ईरान के पक्ष में। बाद में हालांकि कतर की तरफ से उसका स्पष्टीकरण दिया गया कि साहब वो हमारी वेबसाइट हैक कर ली थी, लेकिन इसकी कहीं कोई अभी सऊदी अरब ने उसको माना नहीं है। तो ये जिद क्यों है, क्या है? और सऊदी अरब का लगातार ये कह रहा है कि साहब हमारे कुछ प्रदेशों में वो मुस्लिम ब्रदरहुड या दूसरे जो आतंकवादी संगठन है उनको बढ़ावा दे रहा है। वहीं अगर आप यूरोप की नज़र से देखें तो यूरोप के कई देश, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, ये आरोप लगाते रहते हैं कि इस्लामी देश में सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये ऐसे देश हैं जो उनके यहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ मदरसों में, मस्जिदों में चंदा भेज के या इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं कि लोगों को भड़का रहे हैं। तो वहाँ तो ये है कि सबको एक साथ रखा जाता है। यहाँ ये इनका आपस में है कि साहब वो कतर अगर इराक के साथ संपर्क में आ रहा है तो ये शियाओं के साथ मिलकर हमारे यहाँ बगावत फैलाएगा। अच्छा, मुस्लिम ब्रदरहुड तो सुन्नी संगठन है, तो उसका तो ईरान तो सुन्नी को क्यों बढ़ावा देगा? तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कोई लाइन उसमें क्या तार निकाला जाए। दो पूर्व राजनयिक हमारे साथ बैठे हुए हैं और उनका तजुर्बा भी है, वहाँ की सियासत को समझने का रहे भी हैं, तो वो भी अभी पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से अगर आप देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से अगर कोई आप देखें, कोई एक क्लियर कट मैसेज नहीं आ रहा है, इसलिए वेट एंड वॉच की पोजीशन में रखा गया है। तो जैसे कि अभी सुरेश जी कह रहे थे कि जो कुवैत ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुवैत के अमीर वहाँ जाके बात कर रहे हैं, तो उसके बाद ऐसी उम्मीद की जाती है कि साहब ये समस्या जो है जल्द ही होगी। जो गलतफहमियाँ जो हैं, या तो गलतफहमियाँ हैं या शरारतें हैं, जो भी हैं, उन पर जल्दी 2-4 दिन में तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से जैसे यूएई है, उसकी गैस की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा कतर पे है, तो कितने दिन खींच पाएगा वो? या सऊदी अरब से अगर वहाँ कतर में ही लोगों को खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी हो जाएगी, वो ठीक है, पैसा है उनके पास, वो बाहर से ले लेंगे, लेकिन उसमें एक टाइम लगता है। पैसा है तो फिर रास्ता भी तो वही होगा ना, उस रास्ते में क्या दिक्कतें होंगी? तो ये इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कतर पे एक तरह से प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स लगती है सऊदी अरब और बाकी अरब देशों की। और हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ें चल रही हों जिनका भी बाहर चीज़ें नहीं आ रही हैं, उन चीज़ों पर वो सहमति बनाना चाह रहे हों, कुछ दबाव में लेना चाह रहे हों। तो अब ये 2-4 दिन देखिए क्या तस्वीर निकल के आती है सामने। एक चीज कहूँ, शरारत लफ्ज अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया है। ये जी, जो आपने शरारत का लफ्ज इस्तेमाल किया काफी अच्छा है। वो कौन किसके खिलाफ शरारत कर रहा है? ये गेम में चलिए देखिए। जी, यही समझना चाहता हूँ कूटनीतिक उससे कि बार बार अमेरिका का सवाल उठता है कि खाड़ी देशों में जो अमेरिका की कूटनीति सियासत चलती रहती है, या खाड़ी देशों का एक दूसरे के खिलाफ ये सब जो कूटनीतिक मोर्चेबंदी होती रहती है समय समय पर, कौन किसके खिलाफ शरारत करता है? मेरे को नहीं लगता, और बिना वजह दुनिया में हलचल मचती है। जी, मुझको नहीं लगता कि अमेरिका का इसमें इतना बड़ा हाथ होगा, क्योंकि जब एक उनका बेसिक कमांड सेंटर वहां पर कतार में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस टाइम पर उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो एक पूरा एयर कंट्रोल सेंटर है, उसके ऊपर कोई असर पड़े। मुझको नहीं लगता कि अमेरिका का इतना बड़ा हाथ होगा। मुझे लगता खाली यही है कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिनसे मन में खटास पैदा हो गई है, शंकाएं आ गई हैं, कुछ शको शुबा बढ़ गए हैं, और वो शको शुबा दूर होते ही मेरे ख्याल है, और कतार भी नहीं चाहेगा कि ये झगड़ा ज्यादा आगे चले,
क्योंकि उसकी इकोनॉमी में असर तो पड़ेगा ही वो। जी। और ना ही जैसे बताया एमिरेट्स, तो ज्यादा लंबा चलने वाला उसको लगता नहीं है ये। सर, एक जो तथ्य इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन जो है वो ये मानता है कतर ईरान का सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका ईरान का विरोधी मानता है, लेकिन कतर में उसका बेस है अमेरिका का, सऊदी अरब और ये सब मिलकर उस पर पाबंदी लगाने पर तुले हुए हैं। कतर ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है, जी ये एक गलतफहमी है। जी शायद वो उतनी ज़ोर से उसका विरोध नहीं कर रहा है जितना सऊदी अरेबिया चाहता हो, जी मगर उसको ये कहना कि वो ईरान के पक्ष में कुछ कर रहा है वो सही नहीं है। कहीं यही प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं इस तरफ यूसुफ नहीं, जी इशारा कर रहा है? एक चीज़ और मैं कह दूं, मैं अमेरिका का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जी लेकिन इसमें अमेरिका की इस भूमिका कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां भी उनके तो संबंध दोनों तरफ हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं और कतर से भी हैं। अगर उनका टेंशन बढ़ेगा तो अमेरिका के लिए तो एक समस्या ही खड़ी होगी। जी तो इस वजह से ये मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ किया हो या अपनी तरफ से कुछ अंदरूनी कारण रहे होंगे आपस के इनके मतभेद सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई के, जिसकी वजह से ये हुआ है। जी लेकिन इसमें अमेरिका की कोई भूमिका हो बढ़ाने के लिए मैं खास से वो कहना सही नहीं होगा। दिनकर जी, आपने तेल की गैस की बात शुरू में बताई थी, लेकिन एक जो कहा जा रहा है कि एक बड़ी समस्या, अगर मान लीजिए विवाद लंबा खींचता है तो एक समस्या जो सबसे बड़ी खड़ी होगी, जो आवागमन कतर से भारत के लोगों का होता है, वो एक समस्या खड़ी होगी। ये लंबा रूट लेना पड़ेगा इस तरह की। मैंने जैसा शुरू में ही स्पष्ट किया था, सऊदी अरेबिया, यूएई और इनमें से किसी ने भी कतर पे तीसरे मुल्कों के साथ आवागमन या आयात निर्यात पे कोई भी अवरोध नहीं किया है। तो वो रास्ते तो खुले हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जल, थल या वायु सेना सीमा के से ना आप कुछ आयात निर्यात करें, लेकिन जो कतर के जो तीसरे मुल्कों से आने जाने का रास्ता वो तो सब खुला हुआ है। क्या यूसुफ साहब, आपको लगता है ये कि 7 देश करीब किसी एक मुल्क पे बैन लगाएं, वो भी तीन इसमें 5 अरब देश हैं और देखिए, जिसमें अंतरिम सरकार जी जीसीसी में के 6 मेंबर्स हैं जी, उसमें से 2 मेंबर्स जो हैं कुवैत और ओमान, उन्होंने इसमें नहीं हिस्सा लिया है जी, और मालदीव्स और लिबिया जी, इसके जीसीसी के मेंबर नहीं हैं और ना ही उनके पास कोई इतनी सामर्थ्य है कि वो वहाँ पे कोई उनके कहने या ना कहने से कोई भी अंतर नहीं आएगा। जी, क्या मैं जो समझना चाह रहा हूँ यूसुफ जी, क्या एक किसी देश के खिलाफ, ये जो देश हैं 5 अरब देश और मालदीव और लीबिया, अगर ये एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं तो क्या इसका पश्चिमी देश खासतौर से या मध्य एशियाई देश जो कहा जाए, असर नहीं पड़ेगा इसका? नहीं पड़े, असर तो पड़ेगा। असर कैसे नहीं पड़ेगा भाई, आपस में दो तरफा कारोबार है, लोगों के रोजगार के मसले, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक तरह से उसे अलग थलग कर रहे हैं ना पूरी जी। तो अगर असर नहीं पड़ेगा तो अलग थलग क्यों कर रहे हैं भाई? असर पड़ेगा तभी तो अलग थलग कर रहे हैं ना आप उसे, वरना क्यों अलग थलग आप कर रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हमारे नज़रिए से वो असर नहीं पड़ेगा, हमारा एक नज़रिया दूर, हम उनसे दूर हैं जी, हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, लेकिन उनका आपस में है ना। दूसरी बात यह है कि एक और जो सोशल मीडिया पे तमाम तरह के इसमें कमेंट्स इस पे आ रहे हैं, पूरी इसमें आ रहे हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया है तो अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है इजराइल। तो इजराइल के खिलाफ तो कभी सऊदी अरब ने बाकी देशों के साथ मिलकर ऐसी तत्परता नहीं दिखाई कि साहब उसके खिलाफ आप कोई इस तरह के एक्शन लें। एक 1967 में जब एक बार लड़ाई हुई थी, 7 देशों ने मिलकर इजराइल को ख़त्म करने की कोशिश की थी, उसके बाद इजराइल ने सबको हरा दिया था। उसके बाद तो कोई इजराइल के खिलाफ ऐसी एकजुटता नहीं दिखी है। एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी मुश्किल से 25 लाख है, उत्तर प्रदेश के किसी एक ज़िले की आबादी भी उससे ज़्यादा होती है। अगर वेस्टर्न यूपी का कोई ज़िला देख लीजिएगा तो वहाँ, बल्कि हमारे तो एक लोकसभा की सीट पे उससे ज़्यादा वोट थे एक ज़माने में, तो उतना सा एक देश है। और मेरे ख्याल में जिसकी पूरी अगर एक दिन में आप देखें तो 80-90 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क का नहीं होगा। सिंगापुर का है कि 80 किलोमीटर पूरी निकल जाता है। तो उतने देश के खिलाफ ये 3, 4, 5, 6 देश मिलकर के उसका सोशल बाइकआउट कर रहे हैं, तो कुछ तो वजह होगी ना, और उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एक सीमा विवाद सऊदी अरब का चल रहा है, सऊदी अरब के साथ तो उसके पुराने खटपट सीमा विवाद है। 1995 में वहाँ जब तख्ता पलट हुआ था, जो अभी अमीर हैं, इनके फादर ने अपने पिताजी के खिलाफ एक रक्तहीन क्रांति की थी, वो सऊदी अरब के सपोर्ट से हुई थी, अमेरिका का भी उसको सपोर्ट था। बाद में फिर और 96 में फिर इस तरह के केस हुआ। तो ये वहाँ का एक परमानेंट फीचर टाइप का है जो 2-3 साल के बाद रिलीज, फिल्म जिस तरह फिल्म सिक्वल रिलीज होता है ना फिल्मों का, बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो ये कतर संकट, पहले कुवैत संकट था 91 में जो इराक की वजह से पैदा हुआ था, ये सऊदी अरब की वजह से पैदा हो रहा है, कई बार हो चुका है ये।
तो ये उसका एक अगला सिक्वल है। अब ये इस सिक्वल में क्या चीजें निकल कर आएंगी इसको जरा अभी देखना होगा। चलिए बिल्कुल, हम लोग तो यहाँ हैं, भारत अपने संतुलन और सदी हुई टिप्पणी दे रहा है इस पूरे मुद्दे पे। जी, अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था तो चलने देते, उसमें क्या दिक्कत थी। जी, कोई प्रोवोकेशन कुछ ना कुछ हुआ होगा, जैसे कि चीजें आ रही हैं कि भाई जो सभी ने ये बात मानी कि भाई मुस्लिम ब्रदरहुड पे अगर कतर उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत पहले से कर रहा है। कतर के अलावा जो और दूसरे जो मुस्लिम सियासत और आतंकवाद है इस पर भी मैं आऊंगा। असल में कतर में साल 2022 में फीफा विश्व कप होना और यही अमेरिकी सेना का भी प्रमुख अड्डा है। कई और भी सवाल हैं, खासतौर से आतंकवाद का भी है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन समय ब्रेक का है। देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकमंच। लोकमंच में आज हम बात कर रहे हैं कतर और अरब देशों के विवाद के बीच भारत के कतर के साथ रिश्तों की। अरब देशों के कतर से रिश्ते तोड़ने के फैसले से 36 साल पुराने गल्फ यूनियन में दरार पड़ गई। बता दें कि सऊदी, यूएई, बहरीन, ओमान और कतर ने गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का गठन किया था। काउंसिल मिडिल ईस्ट में काफ़ी रसूख रखता है। सऊदी अरब, मिस्र, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने कतर के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की जो वजह बताई है, उसके तहत अरब देशों ने कतर पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। अरब देशों का कहना है कि कतर मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने कतर पर चरमपंथी संगठनों की मदद करने और फंडिंग देने का आरोप लगाया है, जबकि कतर के विदेश मंत्रालय ने अरब देशों के कदम को अन्यायपूर्ण और झूठे दावों पर आधारित बताया है। ये पूरी सियासत है, बयानबाजी है दोनों देशों की। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, जो आरोप अरब देश लगा रहे हैं, अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में तो पूरी स्थिति यही बनती है कि आतंकवादी संगठनों को समर्थन देना, उसके सबूत भी है, चरमपंथियों को समर्थन देना, मजहब के नाम पे कट्टरता फैलाना। तो अगर ये बनती है तो ये जो अरब देश हैं, इनको कार्रवाई पाकिस्तान के मामले में करनी चाहिए। क्यों यूसुफ साहब? जब पाकिस्तान का सवाल आता है तब मुझे कभी कभी गल्फ यूनियन के जो वक्तव्य आते हैं देशों के, खासतौर से मुस्लिम देशों के, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि जब सऊदी अरब का मामला है, जब अरब देशों का मामला है, तब आप कतर पर पाबंदी लगा दो, और जब पाकिस्तान ये सब हरकतें करे, चाहे अफगानिस्तान में करे या भारत में करे, तब आंखें मूंदे रहो। ये सब हिपोक्रेसी है जी। और सबसे बड़ा अरब देशों में सबसे बड़ा हिपोक्रेट देश है सऊदी अरब, और सारी जो शैतानियां हैं, शरारतें हैं, वो वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। ये कतर पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई आप जो है वो आतंकवाद को हमारे यहाँ बढ़ावा दे रहे हैं, और सऊदी अरब पे खुद आरोप है कि वो साहब दुनिया भर में चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देता है। आज अगर भारत से जाकिर नायक पर, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं जाकिर नायक, उन पर एक आरोप था कि भाई उनके पोस्ट पढ़ के, उनके भाषा सुन के लोग आतंकवाद की तरफ जो हो रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके संगठन के खिलाफ भारत में कार्रवाई हुई। तो जाकिर नायक ने भी सऊदी अरब की नागरिकता लेने की कोशिश की, वो वापस नहीं आ रहे हैं। अगर सच्चे होते तो आके जवाब देते, है ना। और सऊदी अरब से ही उन्हें बड़ा पैसा मिला है उनके संगठन को बढ़ाने के लिए। और जर्मनी का भी मैं देख रहा था, जर्मनी और फ्रांस के कुछ आए थे जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे देश, उनके यहाँ पर मस्जिद और मदरसों में चंदा देके बड़े पैमाने पे अपनी एक वहाबी आइडियोलॉजी जो है, जो जिसके बारे में माना जाता है बहुत कट्टर है और उसकी वजह से आतंकवाद फैल रहा है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो सऊदी अरब के खिलाफ किस तरह की पाबंदी लगनी चाहिए, देखना चाहिए। आपने बहुत सही बात कही है कि जब भारत में आतंकवाद का मसला उठता है तो यही अरब देश पाकिस्तान के खिलाफ उसके समर्थन में अगर खड़े भी नहीं होते हैं तो उसकी मुखालफत भी नहीं करते हैं। लेकिन एक अजीब तरह की हिपोक्रेसी है, कश्मीर पे वो भारत के रुख का समर्थन करते हैं। पूरा जो उनका ऑयल वाले कंट्रीज का संगठन है, वो कश्मीर इशू पे भारत का समर्थन करता है। तो ये बात सही। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले करीब एक बच्चे की लाश समंदर में बहते हुए आई, ऐमान नाम का बच्चा था। उसके बाद पूरी दुनिया में मातम छाया और बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी। तो सऊदी अरब ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले जी। और उन लोगों को अल्टीमेटली पनाह किसने दी? जर्मनी ने पनाह दी, यूरोपीय देशों ने पनाह दी। कई देशों ने अपने देश के नागरिकों पर कंपलसरी कर दिया कि बाहर से आने वाले रिफ्यूजियों के लिए आप अपने घर में पनाह दीजिए, उन्हें रखिए, और लोग स्वागत के लिए वहाँ खड़े हुए थे। तब सऊदी अरब की मानवता कहाँ गई थी? और अगले दिन बड़े शर्म की बात है, कम से कम मेरे लिए तो बड़े शर्म की बात है कि सऊदी अरब के शाह का बयान आता है अगले दिन कि साहब जर्मनी में जो शरणार्थी गए हैं उनके लिए मस्जिद बनवाने के लिए हम $200 मिलियन वहाँ देते हैं जी। तो ये हिपोक्रेसी है मनोज भाई कि आप अपने यहाँ लोगों को पनाह नहीं देते हैं और दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उनमें फिर आप धार्मिक जुनून पैदा करने की कोशिश करते हैं। पहले दिन शुरू जर्मनी ने मना किया कि हम ऐसा नहीं लेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है
कि भाई आप पर तो खुद आरोप हैं, तो आप उसी आरोप पे दूसरे के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते जी, हैं? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मसला आया नहीं है। हो सकता है कतर इन देशों की पाबंदियों के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी तो जा सकता है ना, जी। दुनिया से बाहर नहीं है ना, है तो इसी दुनिया के अंदर। जी। तो मुझे लगता है कि ये कतर को प्रेशर में लेने की टैक्टिक्स है सऊदी अरब की, वो अपनी मर्जी से उसे चलाना चाहता है। ईरान के साथ जो सऊदी अरब के रिलेशंस हैं, तो उसमें वो चाहता है कि साहब कतर उसके साथ खड़ा रहे, ईरान की तरफ न झुके या ईरान को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करे। लेकिन मुझे तो हैरानी होती है कि अगर मान लीजिए ईरान में राष्ट्रपति दोबारा चुने गए रूहानी, और कतर के अमीर ने एक मानवता के नाते, शिष्टाचार के नाते उन्हें मुबारकबाद दे दी, तो इसमें क्या परेशानी हो सकती है? क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि साहब इसी से नाराज होकर उन्होंने पाबंदी लगाई, तो ये तो कोई बात नहीं है। सुरेश जी, आतंकवाद का आधार इसमें बनाया है इन अरब देशों ने कि कतर आतंकवाद का, इस्लामिक स्टेट को, इन सबको समर्थन दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। यही अरब देश जो हैं, जब बात पाकिस्तान की आती है या किसी और मुल्क में इस तरह के कट्टरपन की या इस्लामिक स्टेट की या इस तरह के आतंकवाद की आती है, तब डबल स्टैंडर्ड क्यों हो जाते हैं? देखिए, जबकि दुनिया भर के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्यों खुल के पाकिस्तान के खिलाफ ये देश नहीं बोलते? देखिए, आतंकवाद इस संदर्भ में मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा उन्होंने बनाया है, अरब देश मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कतार जो है उनके देश में, उनके मुल्कों में आतंकवाद फैला रहा है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी कहा था कि ये जो जिन बातों करते हैं हमस की, मुस्लिम ब्रदरहुड की, कोई नई चीजें नहीं है। ये ISIL की बात करते हैं, ISIL के जो तंतु हैं वो सऊदी अरेबिया से भी जुड़े हुए हैं। ये उनका जो पैसा है, उनके जो लोग हैं, अलकायदा के तंतु वहां से भी जुड़े हुए हैं ये। तो आतंकवाद, मैं जहां तक समझता हूं, एक तरह का बहाना बन जाता है किसी भी राजनीतिक कदम को उठाने का। आपने पाकिस्तान की बात बिल्कुल सही कही कि पाकिस्तान के बारे में नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं, हमको मालूम है। ये क्यों नहीं बोलते हैं ये भी हमको मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान से उनके जो रिलेशंस हैं, अभी एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो बनाया है, उसमें जो पाकिस्तान के जो रफीक जनरल हैं उसके जनरल बने हैं, तो ये कनेक्शंस बहुत गहरे हैं ये। तो इसके बारे में कहना कि क्यों करते हैं, उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है। ये जो वास्तविकता है वो है। ये नहीं, सवाल तो ये उठेगा ना, क्यों दिनकर जी? नहीं, बिल्कुल। मैं एक कुछ और कहना चाहता हूं आपसे, जहां तक कतार का संदर्भ है, ये सुनने में ये भी आया था कि वास्तविकता ये है कि ईरान के अलावा दोनों ही, सऊदी अरेबिया भी, कतार भी, दोनों ही ये वहाबी देश है। ये कतार के जो अमीर हैं वो भी वहाबी है। ये तो कतार ने कहीं कहीं कोशिश करी कि वहाबी देशों का जो नेतृत्व है वो थोड़ा उसमें आगे बढ़ेगी, और सऊदी अरब को लगा ये छोटा सा एक मुल्क आगे बढ़ना चाह रहा है। ये एक वजह है, लेकिन सवाल आतंकवाद का उठा है, और इस्लामिक स्टेट का उठा है, अलकायदा का उठा है, मुस्लिम ब्रदरहुड का उठा है, जो दुनिया के लिए ये आतंकवादी संगठन खतरा बने हुए हैं। दिनकर जी, ये कौन सी कूटनीतिक सियासत है कि कतर पे आरोप लगा दो, बैन लगा दो, और आप पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे आप आंखें मूंदे रहो या खामोश रहो? नहीं, मैं आपसे सिद्धांत के स्तर पे तो पूरी तरह से सहमत हूं कि आतंकवाद के मसले पे सबको एक साथ जुड़ के काम करना चाहिए। और मेरा सुझाव होगा कि ये जो समस्या खड़ी हुई है, इसका समाधान यही है कि बजाय किसी पे लांछन लगाए, अगर आप मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि वो आतंकवाद के लिए पैसा यहाँ से जाता था। तो अगर आप वही तंत्र अपने मजबूत करें और सब उसके साथ जुड़ जाएं कि आतंकवाद के लिए हम पैसा नहीं जाने देंगे या हम पैसा नहीं देंगे, वही सबसे अच्छा समाधान है। लेकिन ये कहना कि सऊदी अरेबिया कोई ज़्यादा मतलब भेदभाव कर रहा है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिश्तों में भी फ़र्क आया है, और UAE और पाकिस्तान के रिश्तों में भी फ़र्क आया है। वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मतलब से उनके साथ रहता है। अभी जो राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा हुई थी सऊदी अरेबिया में, जहां उनकी मुलाकात मुसलमान देशों के नेताओं से हुई, उसमें नवाज शरीफ भी गए थे। नवाज शरीफ को कोई भी महत्व सऊदी अरेबिया ने नहीं दिया। इस वजह से हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बड़ी खलबली है कि हमारे प्रधानमंत्री गए और उनका अपमान हो गया जी। तो वहाँ मतलब चीज़ें बदल रही हैं और हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा, थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। जी यूसुफ जी, क्या असल में बदल तो रहा है। और एक बार भारत ने भी सऊदी अरब से बात कही थी कि भाई आपके यहाँ से जो पाकिस्तान को मदद मिलती है, उस मदद का इस्तेमाल वो हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ाने में करता है, उस पर आप रोकिए।
तो उस पर कुछ उसने गोलमोल टाइप का जवाब दिया, क्योंकि सऊदी अरब के पाकिस्तान से अपने दो तरफा रिलेशन है, सऊदी अरब के भारत से अपने दो तरफा रिलेशन है, तो वो हमारे चक्कर में उससे अपने रिलेशन ख़राब करेगा, ऐसी उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और उनके चक्कर में हमसे कोई रिलेशन को ख़राब करेगा, उन्हें भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है, सिद्धांत ये है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो सबके लिए ख़राब है। जहर है, जहर की सिर्फ है आदमी को मारना, आतंकवाद एक जहर है, तो वो सबको मारेगा। सऊदी अरब में होगा तो सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे देश में तो हमारा नुकसान कर रहा है। पाकिस्तान में जहां आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप हैं, जब उन्हें बाहर वारदात करने का मौका नहीं मिलता तो पाकिस्तान के अंदर ही देखिए क्या हालत उन्होंने कर रखी है। चलिए, सही बात है। और आतंकवाद का कोई मजहब पर इस्लामिक कंट्रियों को अगर वो दावा करते हैं कि भाई इस्लाम एक अमन का पैगाम देता है, तो आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए। वो चाहे कोई भी देश हो, क्योंकि आतंकवाद का किसी मजहब से कोई रिश्ता नहीं होता। किसी भी से चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा अरब देशों और कतर के बीच विवाद और टकराव कितना लंबा चलता है और क्या रूप लेता है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।